नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं नवीन मोर डीएफसी परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ पे सेवेंथ और उससे रिलेटेड सारी एग्जाम्स के बारे में, सेवेंथ के बेसिस पे कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्रैक कर सकते हो और सेवेंथ का कैसा इंपॉर्टेंस होता है आपके आने वाली लाइफ में, उन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यस, तो इसके लिए हमारे पास में एक टीम ऑफ पैनलिस्ट है हमारे साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दुर्गेश लाहोटी सर from mathematics department DFC. Thank you, sir. Hello, everyone. Yes. Ankit Toshniwal, sir. He is from physics department, DFC faculty, physics department. Thank you very much, sir. Hello, all of you. Welcome to this useful seminar. Sheetal Khude, ma'am, chemistry department. Hello, all of you. Good evening. Yes. Gulshan Rathi, sir, from biology department. Hello, everyone. A very warm good evening and welcome to this seminar here. Thank you. Yes. Snehal Toshniwal, ma'am. Thank you, sir. Snehal Toshniwal, ma'am, from biology department. Hello, everyone. Myself, Snehal Toshniwal. Welcome to this seminar. Yes. Yes. So I myself Naveen Moore. I am the one of the faculty of Nandi Foundation Center of for Mathematics. Yes. So अभी मैं आपका सेमिनार आगे बढ़ाता हूँ बेटा, और सेवेंथ के बारे में जितने भी एग्जाम्स है, सेमिनार का व्यू समझिए बेटा। हम लोग वन बाय वन सभी एग्जाम्स के बारे में समझेंगे, कौन सी एग्जाम है, क्या है। हमारे सारे पैनलिस्ट आपको वन बाय वन हर एग्जाम के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी चीजें हमें देखनी है। और एक वाइटल रोल देखो, पहले एग्जाम्स कौन सी जानी है, पहले रास्ता कहाँ जाना है वो रास्ता सीखेंगे बेटा, और बाद में वो रास्ते पे कैसे जाना है उसके बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। तो वो काम हमारा रहेगा बेटा। यस, सेवेंथ क्लास की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, 4 मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो काफी अच्छी है और सभी बच्चों ने सेवेंथ क्लास में अपीयर करनी चाहिए, और हम सेवेंथ क्लास में उन चारों एग्जाम्स को प्रमोट करते हैं। इसमें पहले ऐसी एग्जाम बेटा NSTSC, सेकेंड एग्जाम है बेटा NSO, थर्ड है IMO एंड फोर्थ है विजडम मैथ्स। यस, NSTSC, IMO, NSO एंड विजडम मैथ्स। तो फर्स्ट एग्जाम NSTSC। NSTSC के लिए मैं बुलाना चाहूंगा गुलशन राठी सर को। यस, गुलशन सर, ओवर टू यू फॉर NSTSC एग्जाम। यस सर। Yes, thank you very much, sir. Yes, students, welcome here to NSTSC examination. यदि हम इस एग्जामिनेशन का फुल फॉर्म यदि देखें तो वी नो दैट कि नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। गाइज, यदि हम इस एग्जामिनेशन को देखते हैं तो कहाँ ना कहाँ ये एग्जामिनेशन साइंटिफिकल डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, और कहाँ ना कहाँ इसमें स्किल डेवलपमेंट हमारा यहाँ पे चेक किया जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग, यदि हम एग्जाम पैटर्न को देखते हुए यदि हम बात करें तो वी हैव 5 सब्जेक्ट्स। ओके, फर्स्ट वन वी हैव मैथमेटिक्स, जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स के लिए होता है। फिजिक्स we have 10 question for 10 marks. Chemistry 10 question 10 marks. यहाँ पे बायोलॉजी जो है 10 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। इस तरह से कहाँ ना कहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 60 एंड द मार्क्स एलोकेटेड आर 60, और जो टाइम यहाँ पे हमें मिला है वो केवल 1 आवर का है ना। इसके लिए तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कहाँ ना कहाँ ये एक साइंटिफिकली डिजाइन एग्जामिनेशन है। आपका स्किल डेवलपमेंट हम यहाँ पे उस एग्जामिनेशन में डेवलप करें। अब कौन से बच्चे यहाँ पे एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो वी नो दैट कि जो CBSE स्टूडेंट्स हैं, ICSE स्टूडेंट्स हैं, ISC स्टूडेंट्स हैं, एंड वेरियस अदर स्टेट बोर्ड्स जो भी स्कूल्स है हमारे इंडिया में, तो वो यहाँ पे हर एक स्कूल ये इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। ओके, नाउ यदि हम इस सिलेबस को देखते हुए बात करें तो व्हाट वी हैव द सिलेबस फॉर दैट। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 5 सब्जेक्ट्स है। मैथमेटिक्स वी हैव द सिलेबस फॉर दैट। फिजिक्स हमारे पास कहाँ ना कहाँ उसका सिलेबस यहाँ पे प्लान है। केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उसके ऊपर भी हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आपको सिलेबस जो है वो देख रहा है। Biology, we have different number of topics here, and critical thinking also the syllabus is well defined. Okay,
तो इस तरह से यहाँ पे जो भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट्स है, वो हमने यहाँ पे डिजाइन किया है और कहाँ ना कहाँ वो यहाँ पे NSTSC एग्जामिनेशन का सिलेबस वेल डिफाइंड है। नाउ नेक्स्ट, यदि हम एग्जाम डेट के ऊपर यदि हम बात करें तो टेंटेटिव शेड्यूल जो हमारे पास अभी है, तो फर्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो है 22 जनवरी 2022, दैट इज ऑन सैटरडे, एंड द सेकंड डेट we have on 31st January 2022, that is on Sunday. Okay, but ये जो हमारे पास जो dates है वो tentative dates है, because you know the situation, कहाँ ना कहाँ हम जिस situation से गुजर रहे हैं. Okay, अब बात करते हैं कहाँ ना कहाँ books के बारे में. First of all, we have the DFC module. देखिए, यदि DFC मॉड्यूल के बारे में बात करें तो कहाँ ना कहाँ हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी ने ये मॉड्यूल को यहाँ पे डिजाइन किया है, और यदि एक्सपीरियंस फैकल्टी है तो ये इस मॉड्यूल का कहाँ का इंपॉर्टेंस कुछ अलग ही लेवल पे है. सेकेंड वन, वी हैव NCERT स्टेट बोर्ड बुक्स जो आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं. अगेन उसके अंदर से भी हम आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सभी तरह के क्वेश्चंस हम कवर अप करते हैं. एंड द थर्ड वन, वी हैव BMA टैलेंट एंड ओलंपियाड मैथ्स. इस तरह से हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. Yes, very much thank you sir, thank you very much. बेटा आपने अभी देखा, सर ने आपको बताया है इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग ऑल दी एग्जाम, मतलब ऑल दी इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग NSTSC एग्जाम. बहुत ही खास एग्जाम है बेटा, ठीक है सर. NSTSC नेशनल लेवल की एग्जाम है, इतना टफ काम है. देखिए बेटा, एक बात बहुत फेमस है आज की डेट में, वो डायलॉग काफी फेमस है, मैंने सुना था, काम कठिन है तभी करने योग्य है. ठीक है, तो एक और एक ऐसी एग्जाम है, टफ है पर बहुत मजेदार एग्जाम है, IMO. और आई लाइक टू इनवाइट मिस्टर दुर्गेश लाहौटी सर फॉर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एग्जाम. यस, ओवर टू यू सर. थैंक यू नवीन सर. तो आज अपन जो फर्स्ट एग्जाम आपने देख ली है, ये फर्स्ट एग्जाम जो है NSTSC जो अपने गुलशन सर ने आपको बताई है, उसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम डेट. तो वैसे ही अपन ये जो सेकेंड एग्जाम है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड IMO एग्जाम है, ये आप 7th क्लास में दे सकते हैं. तो ये एग्जाम का जो पैटर्न है वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये एग्जाम का जो पेपर होता है आपको 60 मार्क्स का पेपर रहता है और 50 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं ये एग्जाम में. और वो 50 क्वेश्चन का जो डिवीजन है वो देखते हैं. तो 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग पे आते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग पे 20 क्वेश्चन होते हैं, एवरीडे मैथमेटिक्स पे 10 क्वेश्चंस होते हैं, और अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होते हैं. तो इनका वेटेज कैसा है, देखो लॉजिकल रीजनिंग के आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो इसको 15 क्वेश्चन को 15 मार्क्स है, मैथमेटिकल रीजनिंग जो है ये 20 मार्क के लिए है, एवरीडे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है 10 मार्क के लिए है, और अचीवर सेक्शन जो है उसमें 15 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको जो है हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. बराबर है, हायर लेवल मतलब इसमें ज्यादा आपको थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आपका देखा जाता है ये क्वेश्चंस में, अचीवर सेक्शन के जो क्वेश्चन है. तो ऐसा टोटल मिला के जो पेपर हो जाता है 60 मार्क्स का पेपर बन जाता है. और इसमें टाइमिंग कितना रहेगा, तो टाइम जो रहेगा इसमें 1 आवर का टाइम रहेगा. तो ये आपको मैंने ये एग्जाम के बारे में मैंने बता दिया. तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें डिटेल्स में इसका प्रिपरेशन वगैरह कैसे किया जाएगा. जैसे जैसे प्रिपरेशन का पार्ट मैं आपको बताऊंगा, ये थोड़ा पार्ट आगे रहेगा जैसे वेबिनार आगे बढ़ेगा. तो ये पार्ट में सिलेबस क्या है देखते हैं कि सिलेबस देख सकते हैं आप कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 जो है इसका सिलेबस है. फर्स्ट में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है. सेकेंड जो है सेक्शन में आपको मैथ्स का पार्ट है, और फिर जो है तीसरा जो सेक्शन है उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग है, और फोर्थ है वापस से मैथ्स पे डिपेंडेंट ही है, हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस आएंगे बट हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे जैसे मैंने आपको बताया था अचीवर सेक्शन. तो दिस इज द सेक्शन नंबर 4. अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए बुक्स कौन से रेफर करें. तो यहाँ पे बुक्स के बारे में मैं बताता हूँ कि आपको DFC का जो मॉड्यूल है वो रेफर करना है अच्छे से, NCERT और स्टेट बोर्ड के बुक रेफर करने हैं, और IMO का वर्क बुक. बट DFC का मॉड्यूल ये आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो ये बहुत सारी चीजें इसमें कवर अप हो जाती है, क्योंकि अपन ने जो कोर्स डिजाइन किए वाला है, अपने मॉड्यूल जो डिजाइन किए वाला है उसमें पूरी चीजें कवर हो जाती है. बट आपको और रेफरेंस करने हैं तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, IMO का वर्क बुक, ये एग्जाम के लिए. ये मैंने आपको लेवल 1 के बारे में बताया. देखो
ये जो सिलेबस बताया मैंने, ये लेवल 1 के बारे में बताया है। अब देखो, अब लेवल 1 में कैसा सिलेबस और डिजाइन होता है। 60% जो क्वेश्चंस होते हैं ये 7th क्लास के होते हैं, और 40% जो क्वेश्चन होता है वो रहता है 6th क्लास से, प्रीवियस क्लास के। मतलब आपको प्रीवियस क्लास का भी थोड़ा बहुत वेटेज है, 40% का वेटेज है, ये लेवल 1 के लिए है। अब लेवल 2 जो है, लेवल 2 एग्जाम कौन देता है? लेवल 2 एग्जाम जब आप लेवल 1 क्रैक कर देते हैं तो उसके बाद आप लेवल 2 के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। तो लेवल 2 का जो सिलेबस है, जो आप 7 में पढ़ रहे हैं डीएफसी में, जो आप सिलेबस पढ़ेंगे वही सिलेबस आपको रहेगा उसमें। लेवल 2 में 7th क्लास का जो सिलेबस है, जो डिजाइन सिलेबस है, राइट, लेवल 2 के लिए। तो ये बात मैंने आपको बता दी है। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसके डेट्स कब रहता है। तो इसके जो आईएमओ के डेट रहता है कि लेवल 1 का जो एग्जाम रहता है नवंबर दिसंबर के टाइमिंग्स में रहता है। यहाँ पे नवंबर दिसंबर के आसपास ये इसमें से कोई तो भी डेट रहेंगी। और लेवल 1 का जैसे रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको लेवल 2 के लिए जाना है। मतलब आप लेवल 1 में सेलेक्ट हो जाते हैं तो लेवल 2 का जो एग्जाम रहेगा आपका फरवरी मार्च में रहेगा, राइट। तो ये आपको मैंने डेट भी बता दिए है, सिलेबस के बारे में भी मैंने बता दिया है, और इसके जो डेट है ये आपने देख लिया, बराबर है। और रेफरेंस बुक जो है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, राइट। तो इसके बाद जो है आगे जो प्रोग्राम बढ़ाएंगे नवीन सर देखेंगे। यस, थैंक यू सर। यस थैंक यू वेरी मच सर। बेटा अभी आपने देखा कि गुलशन राठी सर ने आपको एनएसटीएससी एग्जाम के बारे में बताया, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड दैट इज आईएमओ के बारे में अभी दुर्गेश सर ने आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दी। यस, नाउ वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स आवर थर्ड एग्जाम NSO, that is National Science Olympiad. For the detailed information regarding this exam, I will like to invite Ankit Toshniwal sir. Yes, over to you sir. Yes, thank you sir. थैंक यू सर। तो जो हमारी नेक्स्ट एग्जाम है नेशनल साइंस ओलंपियाड एग्जाम, ये एग्जाम कंडक्ट करती है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। और ये एग्जाम एक प्रेस्टिजियस एग्जाम है। अगर साइंस कम्युनिटी में अगर देखें तो दिस इज वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम। और इसका सिलेबस, जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नियर अबाउट आईएमओ एग्जाम जैसा ही है। बट यहाँ पे एक नया पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको साइंस सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न में इस एग्जाम के 2 लेवल रहते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। और लेवल 1 का अगर सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मार्क का देखें तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग जो कि 10 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साइंस 35 मार्क्स और 35 क्वेश्चन, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। और अचीवर सेक्शन यानी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 और हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स रहेंगे, यानी टोटल 15 मार्क्स। तो टोटल आपका जो लेवल 1 का एग्जाम है ये 60 मार्क्स का रहेगा 1 आवर के लिए। तो आगे हम देखेंगे इसका डिटेल सिलेबस क्या रहेगा। तो डिटेल सिलेबस में अगर देखें तो सेक्शन 1 में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी कंबाइंडली हम इसे बोल सकते हैं मेंटल एबिलिटी, जो कि यहाँ पे डीएफसी में इसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड स्टाफ आपको यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा अगर आप डीएफसी ज्वाइन करते हो तो। सेकेंड सेक्शन जो है हमारा, ये पूरा साइंस रिलेटेड सेक्शन है। इसमें केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, ये तीन सब्जेक्ट के पॉइंट्स आपको इस सिलेबस में रहेंगे। तो आप यहाँ पे ये डिटेल सिलेबस आप देख सकते हो। अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप डीएफसी के हेल्पलाइन नंबर पे ऑब्वियसली कांटेक्ट कर सकते हो। अब अभी नवीन सर आपको सेमिनार खत्म होते ही आपको डीएफसी हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कर देंगे। जो सेक्शन 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके लिए वेटेज बहुत हाई है, यानी 5 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। और इसका जो लेवल है ये लेवल भी थोड़ा सा हायर ले रहेगा। और इसके क्वेश्चन जो रहेंगे वो सेक्शन 2 से क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन 2 मतलब जो साइंस के क्वेश्चन है वो सेक्शन 2 के नंबर क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, ऐसे क्वेश्चन आपको नए टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम जो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, जो आप अगर फ्यूचर में एग्जाम में जो भी देने वाले हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटी, नीट, जेईई, तो उसमें आप इसमें जो क्वेश्चन के जो टाइप्स है ये सेक्शन 3 में आपको देखने को मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। तो इसका जो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लेवल 1 का जो कट ऑफ है
लेवल 1 का कट ऑफ नियर अबाउट अगर 5 साल की हम बात करें तो 30 to 40 आउट ऑफ 60 कट ऑफ रहता है। और अगर आप लेवल 1 क्रैक होते हो तो लेवल 2 आपको आप एग्जाम लेवल 2 की एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये जो डेट्स है अब यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रही है 3 डेट्स है। तो आपकी स्कूल ये तीनों डेट में से कोई एक डेट ले सकती है। तो इसके लिए एनएसओ एग्जाम के लिए आपको आपके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें से जो तीनों डेट है इनमें से कोई भी डेट आप यानी स्कूल आप चूज कर सकती है। और लेवल 1 का जो एग्जाम है वो आपके स्कूल लेवल पे ही होता है, लेवल 2 का अदर स्कूल में एग्जाम होता है। और अगर आप बात करें तो अभी थोड़ा सा कोरोना के पीरियड की वजह से डेट्स ये तो पूरे टेंटेटिव डेट दिए है, डेट्स में भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं एट्स पर। तो आपके लिए अगर आप क्लास यहाँ पे ज्वाइन करोगे डीएफसी में तो टाइम टू टाइम आपको बता दिया जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको फिर रिपीटेडली एनएसओ की साइट पे विजिट करना पड़ेगा। और अगर स्टडी मटेरियल की हम बात करें तो डीएफसी मॉड्यूल जैसे गुलशन सर ने और दुर्गेश सर ने भी बोला है कि हमारे यहाँ पे डीएफसी का इतने स्पेशलाइज्ड तरीके से मॉड्यूल डिजाइन किया होता है कि आपकी जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाली है। और एज कम्पेयर टू अदर कंपटीशन जो आपके कॉम्पिटिटर्स है बाहर के जो स्कूल के या अदर सिटीज के एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उससे जो लेवल है वो आपकी ऑब्वियसली यहाँ पे डीएफसी ज्वाइन करने के बाद इंक्रीज होने वाली है। और सेकेंड जो है एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड जो कि सबको ऑब्वियसली यूनिवर्सल रेफरेंस है ये। और आपको एनएसओ यानी नेशनल साइंस ओलंपियाड जो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के वेबसाइट से वहां पे वर्कबुक आपको मिल जाएगी और प्रीवियस क्वेश्चन सेट भी मिल जाएंगे, तो वहां से आप वो डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू नवीन सर। यस, थैंक यू वेरी मच सर। अभी देखिए बेटा, हम जो वेबिनार में थोड़ा लेट ज्वाइंट हुए उनको बता दूं, हम लोग 1 बाय 1 सारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन के बारे में देख रहे थे बेटा। तो सबसे पहले गुलशन सर ने आपको एनएसटीएससी एग्जाम के बारे में बताया कि एनएसटीएससी एग्जाम होती क्या है, एनएसटीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। यस, देन आईएमओ एग्जाम के बारे में आपको दुर्गेश सर ने उसके ऊपर डिटेल बताया आपको कि कैसे आईएमओ एग्जाम दी जाती है, कैसे हम कंडक्ट करवाएंगे, कैसे होती है एग्जाम, क्यों देनी चाहिए। ठीक है, फिर एनएसओ एग्जाम के बारे में अभी अंकित सर ने आपको डिटेल में बताया सारी चीजें। यस, तो इसके बाद में अभी जो 4th एग्जाम है जो है विजडम मैथमेटिक्स, उसके लिए मैं आई विल लाइक टू इनवाइट स्नेहल तोष्णीवाल मैम। यस, ओवर टू यू मैम। यस मैम। Hello everyone, I'm going to give you details regarding Wisdom Maths Scholarship Exam. ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट करती है विजडम एजुकेशनल फाउंडेशन। इसका अगर हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं तो कुछ इस तरह है। इसमें आपको मैथ्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन और टोटल मार्क्स होगा 100 एंड यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। ठीक है, अगर इसका हम सिलेबस देखते हैं नेक्स्ट, इसका अगर हम सिलेबस देखते हैं सो नॉर्मल जो फाउंडेशनल मैथ्स है जो आप अभी आपके ऑलरेडी स्कूल्स में पढ़ रहे हो, दिस इज ओनली द पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। बट इसके लिए आपको जो बुक्स रेफर करना है सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज आर डीएफसी मॉड्यूल, क्योंकि हमारा ये जो मॉड्यूल है ऑलरेडी इस सिलेबस के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। एज वेल एज इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए बाय आवर एक्सपर्ट फैकल्टीज आल्सो। अगर आप ये भी रेफर करते हो सो आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड बुक्स इसको भी रेफर करना है एंड एक विजडम मैथ्स बुक यू हैव टू रेफर फॉर दिस। ये सभी चीजें आपको डीएफसी से हम प्रोवाइड करके देते हैं। और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डीएफसी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसका एग्जाम डेट देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम इसका एग्जाम डेट देखते हैं सो ये टेंटेटिव डेट डिक्लेयर किया गया है दैट इज Feb 2022 अपकमिंग, बट ये डेट्स वैरी हो सकते हैं ड्यू टू द पैंडेमिक। फाइन, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस, देखिए बेटा, अभी तक आप लोगों ने चारों एग्जाम्स के बारे में देखा। आई विल अगेन रिवाइज ऑल द एग्जाम्स, एनएसटीएससी, सेकेंड आईएमओ, एनएसओ एंड एट लास्ट विजडम एग्जाम। चारों एग्जाम बड़ी खास है और चारों ही सभी बच्चे ने देनी चाहिए जो 7th स्टैंडर्ड अपीयर कर रहा है। ऑटोमेटिकली वो आपका कॉन्फिडेंस मोरल बढ़ाती है। क्या होता है बेटा, स्कूलिंग लेवल पे कॉम्पिटिशन छोटा होता है, जब बड़ा कॉम्पिटिशन फेस करोगे
तभी पता चलेगा बेटा हम लोग कहाँ कम पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि बाबा आपको पीछे रहना है, इट्स अबाउट क्या क्या चीजें बाकी है जो हमको करना है। यस, तो इन सभी बातों को लेते हुए अभी जो नेक्स्ट डिस्कशन है बेटा उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। आपने अभी तक देखा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ऐसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ये सब्जेक्ट है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा मैथ। यस, आप अब देखोगे ना बेटा, आपको जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करनी है, इट्स नॉट अबाउट 7th 8th 9th 10th 11th 12th, आफ्टर 12th अगर आप कैट के लिए अपियर करते हो, आप यूपीएससी के लिए जाते हो, वहां पे सिर्फ इतना है कि जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे इसको नाम बदल के एलआर हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं इसको हम लोग। पर मेंटल एबिलिटी आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस है बेटा, और आपका अगर वो बेस स्ट्रांग रहेगा, यस, बेस अगर स्ट्रांग है तभी बिल्डिंग अच्छी बन सकती है। तो और ये सबसे मेन बात है, मेंटल एबिलिटी स्कूल सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हमको लॉजिकल अप्रोच और डिसीजन मेकिंग पावर, मेंटल एबिलिटी डेवलप करने के लिए, सारी मेंटल एबिलिटी में सारी चीजें सीखने के लिए मेंटल एबिलिटी और डीएफसी मेंटल एबिलिटी सीखना जरूरी है। और डीएफसी इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन द महाराष्ट्र, आई एम प्राउडली सेइंग दैट, जो मेंटल एबिलिटी एज अ सेपरेट सब्जेक्ट आपको पढ़ाती है। यस यस, नेक्स्ट, इससे होता क्या है, एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू जज, सारी चीजें हमारी इसमें सीखते हैं बेटा हम लोग। अब बहुत सी चीजें होती है बेटा जिसमें विजुअलाइज करना सीखते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काफी काम आने वाला है। यस, वन बाय वन हम इसका ये फ्लो चार्ट देखते हैं जिसमें आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बेटा लॉजिकल अप्रोच। जब मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना, तो उसमें आपको एक लॉजिकल अप्रोच डेवलप होता है। लेट्स से मैं बोलता हूँ, अगर कोई 4-5 नंबर्स आपको दिए और आपको बोलता हूँ नेक्स्ट नंबर निकालना है, आपने बहुत तरफ देखा होगा ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन काफी फ्लो होते हैं, इसलिए तो 1 3 5 अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्या आएगा, दैट्स 7। क्या हुआ, आपने उसको देख के लॉजिक लगाया कि यार इसमें +2 हो रहा है यार इसमें। यस, थिंकिंग एबिलिटी, वन अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बाबा थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। आप क्वेश्चन देख के सोचते हो, आपके दिमाग को आप काम पे लगाते हो, और जितना आपका दिमाग काम करेगा ना यार, जितना आपका दिमाग काम करेगा, आपको लाइफ टाइम उतना आपको इजी जाएगा सारी चीजें करने के लिए। पावर ऑफ रीजनिंग, अब जब कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसका आपको रीजन देना पड़ता है डिटेल, बाबा ये मैंने सोचा है, तो आपकी एक्सप्लेनेशन एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन, इसके जब क्वेश्चंस आप देखते हो ना मेंटल एबिलिटी के, तो आपको अलग अलग लेवल पे उसके जो क्वेश्चन रहते, वो जब तक आप कंसंट्रेशन से देखोगे नहीं तब तक आप उस क्वेश्चन को, उसका लॉजिक आपको ध्यान में नहीं आएगा। और इस लॉजिक को इंप्रूव करने के लिए, आप कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए मेंटल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इमेजिनेशन, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें बहुत सारी मिरर इमेजेस होती है, मतलब मिरर के सामने रहा तो इसकी इमेज कैसी बनेगी। यस, वाटर के सामने रहा, वाटर रहा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। तो उस केस में आपको आपकी इमेजिनेशन बहुत बड़े लेवल पे इंप्रूव होती है। यस, फोटोग्राफिक मेमोरी, बहुत से क्वेश्चन फोटोज पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस रहेंगे। ऑब्जर्वेशन देखनी है बाबा, कैसा ऑब्जर्व करते हो आप क्वेश्चन को, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें जो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव करते हैं। क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग पावर, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर। यस, तो मेंटल एबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपने पढ़ना चाहिए। यस, अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्स देखी हर एक में मेंटल एबिलिटी है बेटा। मैथ्स, अगर आप मेंटल एबिलिटी अच्छे से पढ़ लेते हो तो ऑटोमेटिकली मैथ्स में भी आपको मजा आता है सॉल्व करने में, क्योंकि मेंटल एबिलिटी का जो अप्रोच होता है बेटा, वही जब मैथ्स में लगाओगे आपको मैथ्स में भी इंप्रूवमेंट में मदद करेगा। यस, नेक्स्ट, अब देखो बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कूल लेवल पे देनी क्यों चाहिए। यस, देखिए बेटा, एक बहुत ही फेमस मूवी थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें एक बहुत सिंपल एक डायलॉग बोला गया है जो मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है, कि मुझे उस 10,000 मुंह से खतरा नहीं है जो आपने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मुंह से खतरा है जो आपने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। आप सोचिए, यही जो बच्चे 11th-12th के बाद इस एग्जाम के लिए अपियर करेंगे, या 11th-12th में इस एग्जाम के लिए अपियर करेंगे, आप उनसे 4 साल आगे हो। यस, आप उनसे 4 साल आगे हो, तो बट ऑब्वियस है आप उनसे कंपटीशन में कई गुना आगे निकल जाओगे। तो इस टाइप के कंपटीशन को फेस करने के लिए यहाँ पे लॉस कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे आप कंपटीशन फेस करोगे, आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है, यस वेरी गुड, एग्जाम का रिजल्ट आ गया, एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है, हम अगला एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हमको एग्जाम देने की आदत लगती है और हमको उस लेवल कंपटीशन फेस करने की आदत लगती है विदाउट एनी रिस्क। यस, और आपका इसके साथ में फायदा क्या हो रहा है कि भाई नॉलेज और कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम अपियर कर रहे हो, अलग अलग माहौल देख रहे हो एग्जाम का। यस,
अगर आपके कोई सीनियर भाई बहन होंगे जिनके टाइम फाउंडेशन नहीं होगा, या पापा मम्मी होंगे, उनसे बात करना, उनके टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी अवेलेबल, तो उनको जब एग्जाम फेस करने पड़े तो उनको जो कठिनाई गई है वो आपको नहीं जाएगी। और आपके टाइम पे कंपटीशन डबल टिबल हो चुका है बेटा। यस, तो आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कूल लेवल पे देना बहुत जरूरी है। यस, नेक्स्ट देख लीजिए, कंसिडरिंग द कॉम्पिटिटिव नेचर, डीएफसी ने अपना एक फाउंडेशन कोर्स डिजाइन किया है बेटा। ये कोर्स जो है ये आईआईटी, नीट, यूपीएससी, एमबीए, एनडीए, बैंकिंग, इन सारी एग्जाम्स को लेते हुए, कंबाइन करते हुए कोर्स का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रेडी करता है। सर कैसे क्या? लेट्स से आईआईटी एग्जाम, आईआईटी एग्जाम में कंप्लीटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ऐसा लगता है। अगर आप डीएफसी ज्वाइन करते हो, डीएफसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये 7th स्टैंडर्ड से ही आपका डिवाइड किया हुआ है, 6 से डिवाइड किया हुआ है हमने एग्जैक्टली। तो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज जो ऑलरेडी इस एग्जाम के आसपास है, उनको कुछ लोगों ने एग्जाम क्रैक भी की है, वही चीज पढ़ाते हैं। तो आपको वही आदमी पढ़ा रहा है बेटा, सही टीचर चुनना जरूरी है अपनी लाइफ में। तो आपको वही एग्जाम, वही टीचर पढ़ा रहा है जो एग्जाम को फेस कर चुका है, या वो एग्जाम के बारे में डिटेल जानता है, और प्रॉपर डिवाइड करके वो पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि पापा एक ही टीचर पूरा साइंस पढ़ा रहा है, एक ही टीचर पूरा मैथ पढ़ा, मतलब मैथ पढ़ा रहा है। हमारे पास में ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है। यस, यूपीएससी, एमबीए, एनडीए, एमबीए यूपीएससी में मेंटल एबिलिटी आपको पढ़ना है, वो सारी चीज आपको मिलेगी। क्यूए नाम का एक सब्जेक्ट आता है, क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का मैथ्स लगता है। इसका फाउंडेशन 7, 8 से अगर आप स्टार्ट करते हो तो काफी इजी हो जाएगा। 8 स्कॉलरशिप का जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो भी आपका 7th स्टैंडर्ड में ही बनता है। बैंकिंग के पेपर्स अगर आप दिखा के देखते हो तो बैंकिंग के क्वेश्चंस और जो हमारे अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस है मैथ्स के, आईएमओ की बुक निकाल के देखोगे, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको सेम दिख जाएंगे। सेम टॉपिक के क्वेश्चन कंपेयर करोगे, आपको लगेगा अरे यार ये तो अभी से बच्चों को है। तो फर्क पड़ता है बेटा, अगर आप चीज करोगे तो फर्क आएगा। यस, आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा, अभी से आपका फाउंडेशन का बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यस, और आपको है ना बाकी कुछ चीजें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आप आराम से अपनी पढ़ाई शुरू करो डीएफसी के साथ में। जो डीएफसी ज्वाइन करने के बाद में आपको यहाँ तक पहुंचने की जिम्मेदारी हमारी है बेटा। यस, नेक्स्ट करियर फाउंडेशन कोर्स 7th स्टैंडर्ड में बेटा आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्कॉलरशिप के लिए तो हो ही रहा है बेटा, बट ये मेजर मैथ और मैट का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है जो 8th में आपको लगने वाला है। देखो 8th में आपको स्कॉलरशिप में डिस्ट्रिक्ट रैंक भी आ सकती है, आपको स्टेट रैंक भी आ सकती है, और आपको नॉर्मल आप सिर्फ क्वालिफाइड भी हो सकते हो। बट स्टेट रैंक का जो मजा है ना बेटा, वो सिर्फ क्वालिफाइड होने में नहीं है। तो आपका अगर 7 से आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करते हो तो 8 में आप एक्स्ट्रा बुक्स, एक्स्ट्रा पेपर्स जिसके थ्रू आप स्टेट रैंक के लिए जा सकते हो, जो कि बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। यस, नेक्स्ट कोर्स कंटेंट जो है बेटा हमारा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैंने अभी बताया आपको कि साइंस हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं बेटा हम लोग। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है बेटा हमारा सब्जेक्ट, वो सेपरेट सब्जेक्ट हम डीएफसी इज द ओनली इंस्टीट्यूट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट को एक अलग सब्जेक्ट बोल के पढ़ाती है। यस, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर काबरा सर, काबरा मैम है, उन्होंने इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को समझा था। यस, ये हमारा ऑल वेल डिजाइन सिलेबस ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए होता है बेटा जो डीएफसी में एनरोल करते हैं। यस, नेक्स्ट लर्न विथ फन एक्टिविटी। लर्न विथ फन एक्टिविटी के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, हमारी एक यंग एंड डायनेमिक टीचर है शीतल खुड़े मैम, वो आपको इस एक्टिविटी जो डीएफसी ने शुरू की उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगी। यस, ओवर टू यू मैम। Yes, sir. Thank you very much, sir. Hello, everyone. Good evening. First of all, myself शीतल खुड़े and अभी अपन देखने वाले हैं लर्न विथ फन एक्टिविटी। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि लर्न विथ फन एक्टिविटी ये जो फीचर है, तो ये फीचर हम लोगों ने ऐड किया है। और आप लोगों को अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिली है उससे आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई है कि हम लोगों को कुछ भी अगर करना है तो उसका बेस हम लोगों को क्या करना है, बिल्डअप करना है, बराबर। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब साइंस में जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी, तो तीनों ही जो सब्जेक्ट्स है तो वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन वाले होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें लर्न विथ फन एक्टिविटी में आपको एक डीएफसी का टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और वो टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। वो ग्रुप को आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको वीकली 4 to 5 क्वेश्चन जो फैक्चुअल बेस रहेंगे, मतलब जो प्रैक्टिकल बेस से रिलेटेड रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिनके बारे में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस एक्टिविटी की वजह से हमको फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होगा, तो इस एक्टिविटी की वजह से हमारा जो फैक्ट बेस्ड नॉलेज है वो क्या होगा, इनहांस होगा। ठीक है,
वो बढ़ेगा, और इसकी वजह से हमारा जो नॉलेज है, वो बेस जो है, जो हम लोगों को अभी से बिल्डअप करना है, वो बिल्डअप होते जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको अगर कुछ क्वेरीज है या फिर टेलीग्राम की लिंक चाहिए, तो आप लोग हमारे DFC हेल्पलाइन पे SMS कर सकते हो। ठीक है, आपका नेम, आपकी क्लास और जो भी आपकी क्वेरीज है, लर्न विद फन एक्टिविटी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ डाउट्स भी आएंगे, तो उससे रिलेटेड डाउट्स भी आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, यस, थैंक यू वेरी मच सर। यस, थैंक यू मैम। अभी तक जो चीजें हमने की है बेटा, वो सारी एग्जाम्स के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने देखा स्टार्टिंग में NSTSC के रिगार्डिंग, फिर देखा बेटा हम लोगों ने, आपको बताया था NSTSC के बारे में गुलशन आर्टी सर ने, IMO के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी हमारे वन ऑफ द मैथमेटिक्स हेड दुर्गेश लाहौटी सर ने। थर्ड इंफॉर्मेशन जो आपको मिली थी बेटा रिगार्डिंग NSO, वो DFC की वन ऑफ द डायनामिक फैकल्टी अंकित तोष्णीवाल सर ने दी थी। और विजडम के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मिली थी बेटा आपको, वो स्नेहल तोष्णीवाल मैम ने आपको दी थी। फिर मेंटल एबिलिटी के बारे में मैंने डिटेल एक्सप्लेन आपको किया है, DFC के कोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। सारी चीजें हो चुकी है, मतलब क्या क्या देना है, कैसे जाना है, रास्ता कहाँ जाना है, वो पता चल चुका है। लर्न विथ फन एक्टिविटी, ये वन ऑफ द न्यू फीचर जिसके बारे में आप उच्चतर मैम ने भी एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट जो डायनामिक हमारा काम होने वाला है, अभी हमने जो पढ़ा बेटा, हमने कहाँ जाना है वो पढ़ा है, कैसे जाना है, द पाथवे टू सक्सेस। ठीक है, वो बताने के लिए हमारे पास में आ रहे हैं बेटा दुर्गेश लाहौटी सर। यस दुर्गेश सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। तो सभी जन ने देखो कि अभी जो अपन ने स्लाइड देखे, ये प्रोग्राम देखा है, अभी तक अपना जो प्रोग्राम है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपने देख लिया, बराबर है, और एग्जाम सिलेबस के बारे में। बट अब ये क्रैक कैसे करना है, लेट्स क्रैक इट। ये एग्जाम जो है अपने को क्रैक करने हैं, इसके बारे में अपन अब गेम प्लान देखते हैं कि ये कैसे क्रैक किया जाएगा, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें स्टूडेंट का, फिर है पेरेंट का भी इसमें पार्ट रहेगा, और तीसरा जो पार्ट है DFC या तो जो भी इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे अपन DFC जो वेबिनार है, तो आप DFC का जो पार्ट है वो बताएंगे आपको, राइट। स्टूडेंट का जो पार्ट है अपन सबसे पहले देखने वाले। देखो, सो व्हाट इज स्टूडेंट रोल। देखो, सबसे सिंपल बात है कि आप जब क्लास में एनरोल हो जाते हैं, DFC में एनरोल हो जाते हैं, तो आपका जो डेली शेड्यूल है और रेगुलर अटेंडेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं, बराबर है, रेगुलर अटेंडेंस होना चाहिए। तो ये सबसे फर्स्ट पार्ट है कि आप लेक्चर्स जो है रेगुलरली अटेंड करें, जिसके थ्रू आपके समझो मान लो आप अटेंड 2-3 लेक्चर मिस कर लेते हैं, तो आपको क्या होता है कि जो कंसेप्ट स्टार्टिंग में चल रही थी और वो लैग कर लेते हैं आप, तीसरे दिन आप मतलब ध्यान में नहीं आता है कि क्या हुआ है। बट ये ध्यान में लाने के लिए आपको रेगुलर अटेंडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आपका डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल मतलब क्या है, देखो आपका स्कूल का भी टाइमिंग रहता है, क्लास का भी टाइमिंग रहता है, और उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बराबर है। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें मैं बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा कि डेली शेड्यूल कैसा रहना चाहिए। देखो, आप क्लास अटेंड करते हैं और स्कूल भी अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद आपको जो टाइम मिलता है उसमें करना क्या है, राइट। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है कि आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि 1 आवर एक्सरसाइज करना जरूरी है। जो भी आपको जो खेल पसंद है, स्पोर्ट पसंद है, या क्रिकेट पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, या फुटबॉल पसंद है, 1 आवर उसके लिए देना चाहिए, आउटडोर गेम्स के लिए देना ही चाहिए। इसका फायदा मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 आवर जब आप खेलते हैं तो आपका जो फिजिकल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस है, ये बढ़ जाता है। मेंटल फिटनेस मतलब मेंटली भी फिट हो जाएंगे और फिजिकली फिट हो जाएंगे। जिसका मतलब आप क्या करेंगे, जब आप लेक्चर्स अटेंड करेंगे या तो स्कूल के लेक्चर अटेंड करेंगे, तो आपका जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, ये चीजें अच्छे से बढ़ जाएंगी। इसका फायदा मैंने बोला आपको, इनडायरेक्टली फायदा क्या हो रहा है, तुम्हारा फोकस बढ़ जा रहा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है ये बढ़ जा रहा है। तो इसका फायदा आपको ऑटोमेटिकली ग्रास्पिंग करने में, चीजें जो है, कंसेप्ट जो है, जल्दी से क्लियर कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये होना ही चाहिए, 1 आवर आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। या तो आप खेल सकते हैं, बट अभी कोरोना का सिचुएशन है तो आप घर में एक्सरसाइज करो, फैमिली के साथ में एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी सूर्य नमस्कार है या मेडिटेशन है, ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, तो ये आप कर सकते हैं, राइट। तो इसका फायदा मैंने आपको बताया कि आप फिजिकली और मेंटली फिट होंगे, जिसके कारण आपका कॉन्सेंट्रेशन, फोकस बढ़ेगा, ओके। और जिससे आप क्लास जब चलते हैं तो उसमें अच्छे से आप लर्निंग प्रोसेस जो रहेंगी वो अच्छे से होंगी।
फिर आप देखेंगे कि जब आपके क्लास हो जाते हैं पूरे 2-3 टॉपिक हो गए पढ़ा के, और 2-3 टॉपिक मान लो फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ा के हो गया है, मैथ्स का एक पढ़ा के हो गया है, और मेंटल एबिलिटी का टॉपिक पढ़ा के हो गया है, तो ये 3 टॉपिक पढ़ा के हो गए आपकी क्लास में। तो आप घर पे क्या है, डीएफसी में आपको जो फैकल्टी रहता है वो आपको होमवर्क देता है घर पे, कुछ क्वेश्चन जो रहता है वो आपको वर्कशीट में दे देता है, वर्कशीट के फॉर्म में सॉल्व करने के लिए। तो ये जब आप सॉल्व करते हैं, 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, तो 20 क्वेश्चन में से आपको मान लो 2 क्वेश्चन जम रहे नहीं है, 2 क्वेश्चन जम रहे नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? ये 2 क्वेश्चन के बारे में आप क्या बोलेंगे कि ये तो डाउट आ रहा है मुझे। तो ये डाउट आ रहा है, तो देखो 20 क्वेश्चन में एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो अच्छे से। 20 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन जमे नहीं आ रहे, तो उसका टेंशन मत लो। नहीं आ रहे ना, तो आपके पास एक डीएफसी का बहुत बड़ा फीचर है, दैट इज डाउट सॉल्विंग फीचर। डाउट सॉल्विंग मतलब आपको डीएफसी हेल्पलाइन जो नंबर है उस पे आपको एक मैसेज करना है, सिंपल मैसेज। क्या करना है? आई हैव अ डाउट इन 2 क्वेश्चंस, सो गिव मी अ फैकल्टी टाइम। तो आपको डीएफसी 24 आवर या 48 आवर में आपको रिप्लाई दे देता है, और आपको एक फैकल्टी अटेंड किया जाता है कि जो भी फैकल्टी रहता है सब्जेक्ट का, मैथ्स का है या साइंस का है या मेंटल एबिलिटी है, जो भी आपका डाउट है, तो वो आपके डाउट्स क्लियर कर ले। मतलब 1-to-1 डाउट क्लियर हो जा रहा है इसमें, 1-to-1 डाउट क्लियर हो रहा है, मतलब आपका जो भी वो टॉपिक के बारे में कंसेप्ट जो वीक था वो क्लियर हो गया वहां पे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मतलब 20 क्वेश्चन में से जो 2 क्वेश्चन नहीं जमे वो भी क्लियर हो गए। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन पे मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ? ये जो 2 क्वेश्चन थे ना, आपको एट द एंड 7th के एंड में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना है। कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है? जैसे आपने स्टार्टिंग में देखे आईएमओ, एनएसओ, फिर उसके बाद आपने देखा है कि एनएसटीएससी। तो ये एग्जाम विजडम मैथ्स, तो ये एग्जाम आपको क्रैक करनी है। ये क्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100% क्लियरिफिकेशन, 100% कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये कैसे होंगी? जो आपको मैंने बताया है कि डाउट सॉल्विंग जो फीचर है वो अच्छे से यूज करना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल है। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, डेली रूटीन क्या करना है, होमवर्क कैसे करना है, डाउट सॉल्विंग कैसे करना है। डाउट सॉल्विंग के बारे में मैंने बताया आपको, डीएफसी का हेल्पलाइन है, इस पे आप एसएमएस करो, शॉर्ट एसएमएस जो भी है, और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा फीचर है जिससे आप 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, राइट। अब पार्ट आता है रिवीजन का। ये रिवीजन का पार्ट क्या है सर? ये रिवीजन का पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि देखो अब 2 महीने हो जाते हैं, आपका सिलेबस हो जाता है, बहुत सारे 4 से 5 टॉपिक हो जाते हैं। मान लो साइंस के 5 टॉपिक हो गए, साइंस मतलब अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे, तो ये 5 टॉपिक हो गए। मैथ्स से 5 टॉपिक हो गए हैं, और मेंटल एबिलिटी से 5 टॉपिक हो गए। अब आपको लगता है अब 6 टॉपिक चल रहा है, हर एक इसमें 6 टॉपिक चल रहा है, तो आप सोचते हैं कि सर पिछली पढ़ाई कैसे करें? आपके मन में सवाल आता है, सर पिछली पढ़ाई कैसे करें? मेरे पास एक सिंपल फंडा है, देखो आप पढ़ाई को 2 पार्ट में डिवाइड करो, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में क्या करने का बेटा, बहुत सिंपल रूल है। पार्ट ए में जो अभी चल रहा है, रनिंग सिलेबस जो चल रहा है उसके बारे में पढ़ाई करो। ये टाइमिंग सबके अलग रह सकते हैं, कोई 2 आवर्स पढ़ाई कर सकता है, कोई 1.5 आवर, कोई 2.5 आवर। ये पार्ट ए में क्या करेंगे, जो रनिंग टॉपिक चल रहे उसके बारे में आप पढ़ाई करेंगे। ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी इसके लिए रखो, जो पीछे सिलेबस हुआ है उसके बारे में पढ़ो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, रीडिंग करो। साइंस होगा जिसमें बायोलॉजी का पार्ट है तो उसमें रीड करो टॉपिक। तो ये रिवीजन का पार्ट मैंने आपको बताया, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी में आप क्या करेंगे, पीछे जो सिलेबस हुआ है वो पढ़ेंगे, और पार्ट ए में आप रनिंग टॉपिक की पढ़ाई करेंगे। ये रिवीजन के बारे में मैंने बताया। अब टेस्ट एनालिसिस की बात आती है। व्हाट इज टेस्ट एनालिसिस? अब देखो आपके 5 से 6 टॉपिक हो गए हैं, अब तुम एनालाइज कैसे करेंगे? खुद को एनालाइज करना जरूरी है कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। तो इसके लिए बहुत सिंपल फीचर है अपने डीएफसी में, डीएफसी ऐप डाउनलोड करने का। डीएफसी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं। आप 7th क्लास में जाने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। जो टॉपिक हुआ है उस पर क्लिक करने का, और उसके 20 क्वेश्चन की टेस्ट देने की। टेस्ट दिए आपने, तो आपके टेस्ट देने के बाद आप क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन में से आपको मान लो 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, बराबर है। आपके 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। अब क्या करेंगे आपको मालूम हो गया, आप खुद ही बोलेंगे कि यार सर 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए ना, मैं तुरंत वो डाउट क्लियर करूंगा। कौन से फीचर से? डाउट सॉल्विंग फीचर अपना डीएफसी का जो है, डीएफसी हेल्पलाइन पे आप मैसेज करेंगे और आपके डाउट क्लियर करवाएंगे। और दूसरा एक फीचर है डाउट सॉल्विंग के लिए, अपन गूगल क्लासरूम भी यूज करते हैं।
आप गूगल क्लासरूम पे भी आपके डाउट्स अपलोड कर देते हैं, तो आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर रहते हैं वो आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं विद इन 24 आवर एंड 48 आवर या तो, ठीक है। तो आपके टेस्ट एनालिसिस भी हो गया, मतलब 100% क्लियरिफिकेशन हो गया, आपका कंसेप्ट क्लियर है 100%, राइट। तो आप, बहुत सिंपल बात है कि आप लास्ट वाली जो एग्जाम है, जो एग्जाम आप क्रैक करने वाले वो बहुत आसानी से क्रैक करेंगे, क्योंकि आपका पूरा प्रिपरेशन हो गया है। प्रिपरेशन कितना है, पूरा हो गया है, हर टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है आपने, डेली शेड्यूल, क्लास एटीट्यूड, डाउट सॉल्विंग, होमवर्क, रिवीजन एंड टेस्ट एनालिसिस। बहुत सिंपल फंड है, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो यार बेटा। हार्ड वर्क के बारे में मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। बहुत जन क्या करते हैं, टेस्ट नजदीक आ जाती है, टेस्ट नजदीक आने के बाद सब बुक्स देखते हैं, टॉपिक्स देखते हैं, फिर पढ़ने लगते हैं, अरे सर यार बहुत लोड आ रहा है, दैट इज, ये इससे क्या होता है, हार्ड वर्क, बर्डन आ जाता है माथे पे। तो कैसे करें, स्मार्ट वर्क करो ना यार। स्मार्ट वर्क क्या है, जो डेली टास्क दिया जाता है वो करो, डेली रूटीन फॉलो करो, वेरी सिंपल, एंड दिस फॉलोज कंटिन्यूअसली। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि आप आईपीएल मैच तो देखते होंगे यार, आईपीएल मैच देखते हैं सभी का, यस। तो आईपीएल मैच देखते हैं तो आप देखते हैं इसमें मुंबई इंडियंस आपकी टीम है, मुंबई इंडियंस, एक आधा एग्जांपल दे रहा हूँ, सीएसके होगी, तो मुंबई इंडियंस पहले मैच में हार जाती है। तो पहले मैच में हार जाती है इसका मतलब फाइनल भी हार गई क्या? अरे नहीं बेटा, अरे पहले मैच में हारे तो दूसरी जीतेंगे ना, दूसरी, तीसरी, चौथी, और फाइनल में क्रैक कर लेंगे। मतलब पहला मैच जो हार जाता है ऐसा, इसका मतलब ये हुआ कि आप फाइनल मैच भी हार जाएंगे? नहीं बेटा, पहला मैच हारना मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, आपकी जो टॉपिक में वीक कंसेप्ट है, वीक जो डाउट आ रहे वो क्लियर करो वहां के वहां, तो फाइनल भी क्रैक कर लेंगे ना आप। कितना सिंपल एग्जांपल है। तो ये है स्टूडेंट का रोल, ये मैंने आपको पूरे पॉइंट्स बता दिए, राइट। तो आप देखते हैं इसके बाद जो आगे का जो रोल है, ये अच्छे से समझ पा गए होंगे आप। नेक्स्ट रोल जो है पेरेंट रोल है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो, अब ये तो स्टूडेंट का रोल मैंने बता दिया, बट ये जो है पूरी चीजें जो है आपको पेरेंट रोल जो है, इसमें जब अभी मीटिंग में पेरेंट भी है, बहुत सारे पेरेंट भी अटेंड कर रहे हैं, तो पेरेंट को क्या करना, देखो कि अपना बच्चा जो है डेली शेड्यूल जो है, रूटीन जो है अच्छे से फॉलो कर रहा है क्या, उसका लेक्चर जो है वो अटेंड कर रहा है क्या अच्छे से ऑनलाइन में, क्योंकि अब ऑनलाइन में आपको देखना पड़ेगा कि अपना बच्चा अच्छे से रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहा है क्या नहीं, बराबर। फिर ये अच्छे से होमवर्क कर रहा है या नहीं, रिवीजन कर रहा है कि नहीं। फिर आप बोल रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि कैसे एनालाइज करें, तो डीएफसी का और एक फीचर है, दैट इज सेल्फ स्टडी चार्ट। सेल्फ स्टडी चार्ट जब आप देखते हैं तो उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि अपने बच्चे ने ये टॉपिक कितने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, उसके कितने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, कितने मतलब सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, कितना रीडिंग हो गया टॉपिक। देखो यहाँ पे सेल्फ स्टडी चार्ट का एक सिंपल सा एक सैंपल मैं बता रहा हूँ, देखो। तो ये सेल्फ स्टडी चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अच्छे से, कि देखो नेम ऑफ द चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टॉट इन डीएफसी, उसको मार्क आउट कर लो, हाँ हो गया टॉपिक। स्कूल टेक्स्ट बुक से पढ़ के हो गया, हाँ राइट कर लो। डीएफसी बुकलेट से पढ़ के हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फिर रेफरेंस बुक आप रेफर करते होंगे, ये हो गया। फिर सोर्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब आपको जो वर्कशीट दिए जाते हैं डीएफसी के थ्रू, तो वो सॉल्व कितने हो गए हैं, 1 हो गई है, 2 हो गई है, उसको टिक कर लो, कब सॉल्व करी है। बहुत सिंपल सा फंडा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करे हैं और करेक्ट कितने आ गए हैं वो देखो। अब इनकरेक्ट कितने आ गए, डाउट्स, एंड जो डाउट्स आए हैं वापस से अपने पास कौन सा फीचर है, डाउट सॉल्विंग फीचर, और डीएफसी हेल्पलाइन पे मैसेज कर लो सिंपल, और आपके डाउट्स विद इन 24 आवर या 48 आवर में क्लियर हो जाएंगे। आपको मैसेज आ जाएगा, ये फैकल्टी आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। या तो आप गूगल क्लासरूम का फीचर भी यूज कर सकते हैं, राइट। ये दो चीजें मैंने बता दी। सेल्फ मॉनिटरिंग चार्ट, तो बहुत सा सिंपल सा फंडा है कि ये अकाउंटिंग कर सकते हैं, पढ़ाई जो कितना अपना बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, कितना पढ़ाई कर रहा है, ये इससे समझ पा सकते हैं। ये एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अपने को लगता है कि अपन डीएफसी करते हैं तो स्कूल सिलेबस में कैसा होगा, बेटा बहुत सा सिंपल सा पार्ट है कि स्कूल सिलेबस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, और अलॉन्ग विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपकी तैयारी भी हो जाती है, राइट। तो बहुत सा सिंपल सा पार्ट है। अब देखते हैं, ये अपन ने देख लिया पेरेंट का रोल क्या है, अब देखते हैं डीएफसी का रोल क्या है इसमें। सो डीएफसी का रोल देखते हैं तो इसमें 1 बाय 1 देखते हैं अपन कि डीएफसी का जो कोर्स है वेल प्लान्ड है। वेल प्लान्ड कोर्स मतलब क्या है कि आपको बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है उसका सिलेबस इंक्लूड कर दिया है, राइट।
उसका सिलेबस इंक्लूड कर दिया है, साथ में आपका स्कूल सिलेबस का जो पार्ट है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब सीबीएसई हो आपका बोर्ड या तो स्टेट बोर्ड है, तो ये कोर्स में आपका इंक्लूडेड पार्ट है। आईसीएसई का भी पार्ट है, 60 to 70% कवर हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत पार्ट बचता है वो अपन डाउट्स में क्लियर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है क्वालिफाइड फैकल्टीज, वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज है जिनके थ्रू आप जो कोर्स है ये अच्छे से पढ़ पाएंगे, राइट। अब डिफाइंड स्टडी मटेरियल, व्हाट इज डिफाइंड स्टडी मटेरियल? कि आपका जो डीएफसी का जो मटेरियल है, जो मॉड्यूल बनाया गया है, जो मॉड्यूल आपको बनाया जा रहा है, जो दिया जाता है डीएफसी के थ्रू जब आप क्लास अटेंड करते हैं, तो ये जो मटेरियल में मैंने अभी बोला है कि बोलते वक्त कि एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, इंक्लूडेड है। अपन ने ये वेल डिजाइन सिलेबस बना दिया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप क्रैक कर सके और स्कूल का सिलेबस जो है वो भी अच्छे से क्रैक कर पाए। तो ये चीजें इसमें कवर हो जाती है। आप रिजल्ट भी देख सकते हैं डीएफसी के रिजल्ट ऐसे ही कि उन्होंने स्कूल का सिलेबस भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अच्छे से उन्होंने क्रैक कर दिए। यूनिक टेस्ट साइकिल, व्हाट इज यूनिक टेस्ट साइकिल? यूनिक टेस्ट साइकिल ये ऐसा फीचर है कि अब मैंने आपको टॉपिक वाइज टेस्ट के बारे में तो बता दिया मैंने कि हर टॉपिक पे आप टेस्ट देंगे डीएफसी ऐप पे जाके, बट उसके बाद 2 महीने के बाद में आपको एक टेस्ट जो है मेगा टेस्ट दी जाती है, मेगा टेस्ट ली जाती है। ऐसे साल भर में 4 मेगा टेस्ट है। कितने? 4 मेगा टेस्ट लिए जाते हैं डीएफसी में, राइट। तो पहली मेगा टेस्ट मान लो 2 महीने के बाद में हो जाती है। तो इसमें कैसा रहता है, क्यूमुलेटिव सिलेबस रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और मेंटल एबिलिटी। 2 महीने में जो जितना सिलेबस हो गया है ये इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। तो इस पे अपन मेगा टेस्ट लेते हैं, राइट। फिर रेगुलर गवर्निंग, रेगुलर गवर्निंग मतलब आपको हर एक बैच में एक गवर्नर रहता है और वो गवर्नर आपको टाइम टू टाइम आपको कॉल करता है कि आपके बच्चे में कुछ मतलब इश्यूज वगैरह आते हैं तो वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं वो गवर्नर के साथ, राइट, जो भी इश्यूज आ रहे हैं। तो ये आपको गवर्नर के थ्रू आप डीएफसी में पहुंचा सकते हैं कि सर मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम है, ये कंसेप्ट में डाउट वगैरह है, तो वो भी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। पर्सनल डाउट सॉल्विंग, ये फीचर के बारे में मैंने अभी बताया कि पर्सनल डाउट सॉल्विंग मतलब क्या कि 1-to-1 डाउट क्लियर जाता है। हर एक सब्जेक्ट का आपका 1-to-1 डाउट क्लियर हो जाएंगे इसमें, वेरी सिंपल, राइट। तो ये बातें अपन ने देख ली है, ये डीएफसी का रोल रहेगा। जब आप डीएफसी में आते हैं तो आपको 100% जो है क्लेरिफिकेशन हो जाता है, 100% परफॉर्मेंस, 100% सेटिस्फैक्शन, स्टूडेंट, पेरेंट और डीएफसी मिला के ये गेम प्लान अपन क्रैक कर सकते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। तो ये इसके बाद जो है अपन जो है नवीन सर आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू नवीन सर। थैंक यू सर। बेटा सर ने आपको बताया कि बाबा कैसे करना है चीजें, और सही तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि भैया अगर कुछ करना है तो फिर सिर्फ करना है, ठीक है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उठाओ यारो। एक बहुत ही फेमस अभी सीरीज निकली है यूपीएससी एस्पायरेंट, उसका डायलॉग है, ठीक है, बहुत प्यारा शेर है। यस, अभी कुछ पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए बुला रहा हूँ बेटा मैं। ये हमारे डीएफसी में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हमारे बहुत ही प्रॉपर गेस्ट फैकल्टीज है। सदानंद कुलकर्णी सर, जो सर नेक्स्ट स्लाइड, सदानंद कुलकर्णी सर जो कि खुद एक प्रोफेसर है, उनके दोनों बच्चे चैतन्य और चैत्राली डीएफसी में पढ़ रहे हैं फिलहाल, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे अबाउट डीएफसी। यस कुलकर्णी सर, सर आपको होस्ट बना दिया है सर, आप बिल्कुल अनम्यूट हो सकते हो कुलकर्णी सर। यस यस, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। यस सर। यस, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शैल आई टॉक इन मराठी आल्सो? हाँ यस सर बिल्कुल सर। ओके, धन्यवाद। मला वाटतं सर्वांना मराठी समजतं, छानपैकी आपली मातृभाषा आहे, म्हणून मला वाटलं की मी मराठीत बोलावं। माझी दोन्ही मुलं चैतन्य आणि चैत्राली, सर आपला व्हिडिओ ऑन करू शकता आपण वाटलं तर, म्हणजे व्हिडिओ चालू केला चालेल? चालेल यस सर। ओके, चालेल सर, काहीच हरकत नाही। माझी दोन्ही मुलं चैतन्य आणि चैत्राली डीएफसी मध्ये
जॉईन आहेत. विशेष करून चैतन्याच्या बाबतीत मला सांगावं असं वाटेल. चैतन्य 7वी पासून आपल्या DFC मध्ये आहे आणि इयत्ता 6वीला मला असं वाटलं होतं की चैतन्य थोडासा भरकटतोय काय किंवा तो क्लासमध्ये जितका पुढे असायला पाहिजे तितका तो वाटत नव्हता मला. परंतु DFC मध्ये आल्यापासून मग बराचसा फरक त्याच्यामध्ये आलेला आहे. त्याला सेल्फ कॉन्फिडन्स आला, त्याबरोबर DFC मधून त्याला एक्स्ट्रा सपोर्ट पण मिळाला. खरं तर DFC जॉईन करावं हा पहिला प्रश्न माझ्या समोर होता. DFC ज्ञानदीप फाउंडेशन कोर्स असं नाव जेव्हा मी ऐकलं, मी खूप सर्च केलं. म्हणजे प्रोफेशनली टीचर असल्यामुळे मी बऱ्याचशा गोष्टी ऑनलाईन पाहिल्या, बऱ्याचशा शिक्षकांनाही आमच्या कम्युनिटीमध्ये आम्ही चर्चा केली. पण फाउंडेशन या शब्दाविषयी मला थोडस डाऊट्स होते. म्हणण्यापेक्षा मी थोडस कन्फ्युजन मध्ये होतो की फाउंडेशन काय आहे. तर ते DFC मध्ये आल्यानंतर किंवा त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर, सचिन सर, काबरा सर, नवीन सर यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर मग मला ते कळालं की नेमकं फाउंडेशन हे काय चालतं. आपल्या सर्व पालकांच्या मध्ये सुद्धा या फाउंडेशनच्या बद्दल अनेक शंका असतील. आपल्याला असं वाटत, मला असं वाटत होतं की फाउंडेशन म्हणजे जेव्हा 7वीला विद्यार्थी असतो तेव्हा 6वीचा अभ्यासक्रम त्याला शिकवला जातो किंवा 5वीचा अभ्यासक्रम त्याला शिकवला जातो किंवा त्याच्या अगोदरचे काही झालेले कन्सेप्ट त्याला घेतले जातात. असं आपलं फाउंडेशन या शब्दाविषयी डेफिनेशन्स आपल्या मनामध्ये होत्या, माझ्या मनामध्ये होत्या आणि अनेक पालकांच्या मनामध्ये सुद्धा असतील असं मला वाटतं. पण DFCचं फाउंडेशन हे थोडस मला वेगळं वाटलं. त्यांचं फाउंडेशन असं मला जाणवलं की ते MCQ प्लस कन्सेप्ट बेस्ड आहे आणि त्या इयत्तेमध्ये ते घेतलं जातं. म्हणजे 7वीचा विद्यार्थी असेल तर 7वीचा सिलेबस त्याला शिकवला जातो, तेच कन्सेप्ट क्लिअर केले जातात आणि त्याच्याच MCQ ची तयारी केली जाते. तसंच 8वीचं सुद्धा, 9वीचं सुद्धा आणि 10वीचं सुद्धा. म्हणजे मागच्या इयत्तेबरोबरच या इयत्तेचा सुद्धा अभ्यास आणि त्याची कन्सेप्ट त्या विद्यार्थ्याची क्लिअर झाली पाहिजे. हा कन्सेप्ट फाउंडेशनचा DFC मध्ये आहे असं मला वाटतं आणि तो मला वारंवार जाणवला. त्याचबरोबर अजून एक महत्वाची गोष्ट नवीन सरांनी आत्ताच आपल्याला सांगितली ती म्हणजे मेंटल एबिलिटीच्या संदर्भात. हा जो विषय आहे हा विषय खूप महत्वाचा आहे असं मला नेहमी वाटायचं की जेव्हा जेव्हा विद्यार्थी 6वी, 7वी, 8वी, 9वी किंवा स्कूल लेवलला असतो तेव्हा मेंटल एबिलिटी हा विषय, बौद्धिक चाचणी, बुद्धिमत्ता चाचणी हा विषय फक्त त्याला 2 वेळेस पाहायला मिळतो. तो म्हणजे स्कॉलरशिपच्या संदर्भात जेव्हा परीक्षा असतात तेव्हा एक आणि काही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स असतात तेव्हा एक, म्हणजे ऑलिम्पियाड, होमी भाभा, CV रमन, मंथन, NTSC, MTSC किंवा अजून काही ज्या शाळे लेवलवर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स वेगवेगळे फाउंडेशन्स घेतात तेव्हाच फक्त ह्या विषयाचा संबंध विद्यार्थ्याशी येतो. शालेय अभ्यासक्रमामध्ये बुद्धिमत्ता चाचणी रेग्युलरली रोज जसं मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गणित हे विषय शिकवले जातात तसं शिकवला जात नाही. मग याची तयारी स्पेशल कुठेतरी होणं गरजेचं आहे आणि मला असं वाटतं की तो विषय हँडल करण्यासाठी स्पेशल स्किल्स असणं गरजेचं आहे. कोणत्या? तर सगळ्यात महत्वाचं स्किल आहे ते म्हणजे प्रत्येक प्रश्न जो समोर आलेला प्रश्न आहे तो 1 मिनिटामध्ये सोडवता आला पाहिजे. म्हणजे तो प्रश्न अगोदर वाचून कळाला पाहिजे, कळाल्यानंतर त्याचं सोल्युशन मनामध्ये तयार झालं पाहिजे आणि तयार झाल्यानंतर त्या सोल्युशन बद्दल असणारी 4 ऑप्शन्स पैकी 1 करेक्ट ऑप्शन्स किंवा 2 करेक्ट ऑप्शन्स आपल्याला निवडता आली पाहिजे, त्या विद्यार्थ्याला निवडता आली पाहिजे. हे करण्यासाठी त्या विद्यार्थ्यामध्ये स्पेशल स्किल्स डेव्हलप होणं हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि मला असं वाटतं की DFC मधून या स्पेशल स्किल्सवर जास्त लक्ष केंद्रित केलं जात आहे, जास्त लक्ष दिलं जात आहे. तसंच प्रत्येक वेळेस विद्यार्थ्यांना कॉन्फिडन्स दिला जातो की प्रत्येक कोणताही समोरचा आलेला प्रश्न हा 1 मिनिटात आपण सोडवू शकतो. त्याला मोटिवेट केलं जातं. दरवेळेस त्याला आलेल्या अडचणी वेळोवेळी सोडवल्या जातात. कोणत्याही वेळेस म्हणजे आपण जेव्हा एखादा व्हॉट्सअपला मेसेज दिला तर जनरली काय होतं की मेसेज दिला की तो 1-2 तासाने कुठेतरी आपण पाहतो. पण DFC मध्ये असं होत नाही. मी ते जाणवलं, मी ते पाहिलं
की तो एका जास्तीत जास्त 1 मिनिटामध्ये त्याचं सोल्युशन लगेच आमच्या मोबाईलवर हँडसेटवर पाहायला मिळतं. मुलांकडे पर्यंत ते जातं. ते मग व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून असो किंवा गुगलच्या आपल्या क्लासरूमच्या संदर्भात असो. तर या ठिकाणी सुद्धा मुलांना डायरेक्ट मोटिवेट करण्यासाठी खूप महत्वाचं काम या DFC मधून करताना मला जाणवलं. म्हणजेच थोडक्यात की अनेक ज्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स आहेत त्यासाठी आपल्याला DFC मध्ये जे फाउंडेशन घेतलं जातं ते खूप महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. आणि ते आपल्याला पुढे चालून CET ज्या वेगवेगळ्या महाराष्ट्रामध्ये होतात, वेगवेगळ्या CET साठी मुलांना प्रिपेअर व्हावं लागतं, जसं NEET असेल किंवा MST CET असेल किंवा इतर कोणती, जेव्हा जेव्हा आपण जॉबला जातो, कुठे इंटरव्ह्यूला जातो, तेव्हा प्रत्येक प्रश्न जो विचारला जातो तो 1 मिनिटामध्ये त्याचं उत्तर आपल्याला द्यायचं असतं किंवा समोरच्या व्यक्तीचं असं अपेक्षा असते की लगेच म्हणजे एक प्रश्न विचारल्या त्याचं उत्तर विद्यार्थ्याकडनं आलं पाहिजे किंवा समोरच्या कॅन्डिडेटकडनं आलं पाहिजे. हे स्किल खूप महत्वाचं आहे आणि ते मला वाटतं DFC मधून खूप छान प्रकारे चैतन्य आणि चैत्रालीच्या संदर्भात डेव्हलप होताना मला दिसतंय. चैतन्य तर 7वी पासून हे DFC जॉईन केलेला, तो आता 10वी मध्ये आहे आणि 9वीच्या होमी भावाच्या एक्झामच्या वेळेस किंवा स्कॉलरशिपच्या वेळेस खूप मदत मला DFC कडनं झाली. सगळ्यात महत्वाची मदत म्हणजे प्रॅक्टिकल एक्झाम जेव्हा जेव्हा असतात तेव्हा स्पेशल गायडन्स म्हणून या मुलांना मोठमोठ्या कॉलेजेसमध्ये नेलं जातं आणि तिथे प्रॅक्टिकल स्वतः करण्याची संधी या मुलांना दिली जाते. ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे शाळे लेवलला 8वी 9वीला डायरेक्ट प्रॅक्टिकल्स मुलांपर्यंत हाताळता येणं ही बाब थोडीशी महत्वाची वाटली. आणि सर्वात या सर्व गोष्टींचा सार जर आपण केला तर असं मला वाटतं की हे बेस डेव्हलपमेंट आहे. म्हणजे मुलाची जी फाउंडेशन म्हणता येईल त्याला किंवा त्याचं करिअर ज्या गोष्टीवर उभा राहणार आहे त्यासाठी त्याला हे फाउंडेशन आहे आणि त्याचं डेव्हलपमेंट करण्याची खूप महत्वाची पायरी ही DFC आहे. आणि मी खूप आनंदित आहे. मी खूप त्याला काय म्हणता येईल की उत्साही होतो की जेव्हा या फाउंडेशनला मी मुलांना टाकलं आणि त्यामुळे मला खूप खूप फायदा झालाय. आणि इथून पुढे ही जेव्हा जेव्हा ही मुलं मोठी होतील त्यावेळेस या फाउंडेशनचा खूप त्यांना फायदा होईल असं मला वाटतं. तर कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही स्पेशली आता सुद्धा समोर बोलू शकता. येस सर, चालेल सर, काहीच हरकत नाहीये. कोणाचे प्रश्न जर असेल सरांसाठी तर पाठवा बेटा, चालेल, काहीच हरकत नाही सर. मी बोलतो सर आपल्याशी. थैंक यू वेरी मच. चल थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस. देखिए बेटा, ये बाकी बच्चे जो है, बाकी बच्चों में और चैतन्य में एक स्पेशलिटी थी. चैतन्य खुद ट्रेवलिंग करके महकर से वो आता था DFC पैठन गेट की ब्रांच पे. एक अलग ही लेवल का डिवोशन देखा है और वो डिवोशन को DFC का जब गाइडेंस मिला तो बेटा रिजल्ट आपके सामने है. यस, नाउ आई लाइक टू इनवाइट मिस्टर डॉक्टर माजिद शेख सर. ये भी हमारे प्रोफेसर सर है सर. इनकी बच्ची सानिया शेख अपने पास पढ़ रही है. यस सर, आप अनम्यूट हो सकते हो सर अपने साइड से. व्हाट डू यू सर? नमस्कार, मैं डॉक्टर मजीद शेख, प्रतिष्ठान महाविद्यालय पैठण. सानिया के माध्यम से मैंने जो कुछ DFC को देखा, समझने की जो कोशिश की है, वो मैं अपना अनुभव, उसमें जो कुछ मुझे सच्चाई लगी, जो कुछ वास्तविकता है, उसको मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं DFC की समस्त टीम को सबका हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. उनको DFC जिस तरह से औरंगाबाद शहर में जो एक प्रमाणिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रही है, वो साधुवाद की बात है. DFC की एक अपनी खास विशेषता ये है कि यहाँ पर जैसा बोला जाता है वैसा किया जाता है. क्योंकि यहाँ पर मैंने जो देखा है, अनुभव किया है, यहाँ पर बड़बोलापन नहीं है. यहाँ पर जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कमिटमेंट की जाती है, तो मैंने कई वर्ष
वर्षों से पिछले वर्षों से मैं जो सानिया के माध्यम से अनुभव कर रहा हूँ, तो उससे मुझे ये ज्ञात होता है कि यहाँ पर उन्होंने जो जो मीटिंग में कहा है और जो जो उन्होंने बातें रखी है तो उसको पूरा करते हैं। ये अपनी डीएफसी की एक अलग पहचान है। दूसरी बात डीएफसी में मैंने ये देखी है कि यहाँ सर जी पर वॉइस का इशू आ रहा है, वॉइस थोड़ी खरखर हो रही है। हाँ, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मुझे टीम वर्क देखने को मिलता है। यहाँ पर जब भी कोई दिक्कत आती है, जब भी कोई प्रश्न निर्माण होता है बच्चों के लिए, तो यहाँ पर उसका समाधान देने का पूरी तरह से ईमानदार प्रयास किया जाता है। अब रही तीन बोर्डों का जो माध्यम रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो मुझे लगता है इसमें डीएफसी पूरी तरह से सफल पैटर्न उसमें आपको इसमें तीनों जो बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, तो मुझे लगता है इन तीनों बोर्डों के साथ एक समान अधिकार के साथ न्याय करने का काम डीएफसी कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये औरंगाबाद जैसे शहर में केवल हम एक बोर्ड में परमिशन देते हैं, और जब दो बोर्ड होते हैं तो इन दो बोर्डों का पाठ्यक्रम पूरा करना ये बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। और डीएफसी हम देख रहे हैं कि इसमें भी अपनी भूमिका निभाते हुए जा रहा है। अब रही तीसरी बात, बच्चों में आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए डीएफसी की बड़ी अहम भूमिका रही है। मैंने विगत कुछ वर्षों से अनुभव किया है कि सानिया के अंदर एक जो आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस जो चीज होती है, तो वो आत्मविश्वास मुझे लगता है कि उसमें बड़ी भूमिका डीएफसी की रही है। और पूरी तरह से डीएफसी का वहाँ पर मुझे दिखाई देता है। अब शिक्षा का माध्यम यह होता है कि यहाँ पर बच्चों ने अपना रास्ता निर्धारित करना होता है। अगर उसको स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो जो भी कुछ होता है, तो मुझे लगता है इसमें एक अहम भूमिका डीएफसी की रहेगी कि डीएफसी का छात्र स्वयं निर्णय लेगा कि मुझे क्या बनना है। मुझे लगता है यहाँ पर अब पालकों को खुद डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, तो स्वयं बच्चे ही यहाँ पर इस प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं, और वो जो भी डिसीजन लेंगे उसमें उनको सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। और जो बच्चे सफल होते हैं तो उसमें डीएफसी का प्रभाव रहेगा, ये हमको मिलकर चलना पड़ेगा। अब जब मैं भाषा की दृष्टि से जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जब हम सर जी थोड़ी आवाज का कुछ इशू आ रहा है, खरखर थोड़ी सी आवाज हो रही है। हेलो, आ रही आवाज? हाँ सर जी, आपकी आवाज में ना बैकग्राउंड साउंड थोड़ा सा आ रहा है, उस वजह से कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही है कि जब हम देखते हैं कि नोबेल मंच की जब हम चर्चा करते हैं, तो आजादी के बाद अगर सीवी रमन और मेघनाथ साहा इन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, आजादी के बाद हमको भारतवर्ष को नोबेल कितने पुरस्कार मिले हैं, ये मैं केवल टेक्नोलॉजी और विज्ञान लेकर बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भाषा एक बड़ा माध्यम रहा है कि जब हम अंग्रेजी माध्यम से ज्ञान विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में भाषा एक माध्यम बनने के बजाय वहाँ पर वो उनके लिए मुसीबत बन जाती है। और जब मैं डीएफसी की क्लास को देखता हूँ तो यहाँ पर वो दोनों भाषा का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी और हिंदी। तो यहाँ पर भी एक बड़ी एक अच्छी बात यह है कि जो विज्ञान होता है, गणित होता है, ये बच्चों को समझना, इसके कंसेप्ट समझना ये ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको अंग्रेजी में समझाते हो या हिंदी में समझाते हो, अगर उसकी संकल्पना, उसकी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, तो वहाँ पर उसके परिणाम आने की अधिक संभावना होती है। और डीएफसी इस माध्यम से मुझे लगता है कि मेघनाथ साहा और जयंत नारायणकर इन लोगों ने विज्ञान में जिस तरह से काम किया है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम डीएफसी के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषय को हिंदी भाषा में इतनी सहजता से, सरलता से पढ़ाना ये कोई साधारण काम नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी का अध्यापक होने के नाते मुझे वो सब चीजें पता है कि ज्ञान और विज्ञान
इसको जब हम हिंदी में अनुदित करके जब उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये काम आसान नहीं होता है, लेकिन DFC के समस्त टीम ने इसमें भी अपनी महारत हासिल की है। तो ये मुझे लगता है कि ये उनकी अच्छी पकड़ है। और जब हम ये देखते हैं कि जब टीम जीत जाती है या हार जाती है, ये उसका पूरा श्रेय क्रेडिट कप्तान को जाता है। जब टीम जीत जाती है तो उसका क्रेडिट कप्तान को मिल जाता है, अगर हार जाती है तो उसका क्रेडिट कप्तान को ही लेना सर पड़ता है। आवाज में थोड़ा बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है थोड़ा। हेलो, आ रही है आवाज? आपका बैकग्राउंड आवाज थोड़ा आवाज सा आ आ रही रहा है है सर, सर, बट बैकग्राउंड जो है थोड़ा बैकग्राउंड ये हो आवाज। रहा है। तो वीडियो बंद कर दो क्या? नहीं वीडियोस हाँ, सर, अगर कुछ पॉसिबल होगा नॉइज तो है, हेडफोन आई ले थिंक सकते हो क्या? माइक का प्रॉब्लम है। माइक का प्रॉब्लम, हेडफोन अगर ले सकते हो तो बहुत इजी हो जाएगा। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। हेलो, आ रही है आवाज? अभी आ रही है सर, पर थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा आ रहा है। नॉइज आ रही है, है क्या माइक का आवाज? प्रॉब्लम है। हेलो, माइक का इशू आ रहा है शायद। हाँ, आ रही है माइक आवाज का अभी? प्रॉब्लम। आ रही है क्या आवाज? यस सर, माइक का थोड़ा सा इशू आ रहा है, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। हेलो, ये तीसरे से ज्वाइन किया है ना मैंने। हेलो, हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज है ना, बैकग्राउंड नॉइज काफी प्रोड्यूस कर रही है। आ रही है क्या आवाज अभी? आपकी आवाज आ रही है सर अच्छे से, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। एक मिनट। तो जैसे मैंने कहा है कि टीम अगर जीत जाती है, हेलो एवरीवन, बेटा एक 2 मिनट में सर ज्वाइन हो रहे हैं। सर को कुछ आवाज का इशू आ रहा है। यस, यस, ये हमारा एक नेक्स्ट स्लाइड है रिगार्डिंग हम आर रिजल्ट। यस, रिगार्डिंग आर रिजल्ट। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, जिसमें हमारा जो लास्ट ईयर के रिजल्ट है बेटा, हमारे लास्ट टू लास्ट ईयर के 2019 के 2020 के 2 स्टेट रैंक होल्डर हमारे पास में थे। यस, सार्थक जोल वेंकटेश तोटे। 2021 की एग्जाम अभी हुई नहीं है। यस, उसे और हमारे पास 69 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मेरिट स्कॉलरशिप हासिल की है। तो यार चीजें देखो, अभी माजिद सर ने भी हमको बताया कि चीजें कठिन होती है, बट मैं हमेशा डीएफसी का ये मानना रहा है, काम कठिन है इसलिए तो करने योग्य है, तो हमको काम तो करना ही पड़ेगा ना यार। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, आपको जिस भी एंगल से आप चाहते हो, आपका हर एंगल यहाँ पे पूरी तरीके से इंप्रूव होगा। रिगार्डिंग योर मैथ्स, रिगार्डिंग योर साइंस, सारी बेसिक कंसेप्ट आपको इंप्रूव होगी। यस, डीएफसी हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन कर लीजिए बेटा। यस, हमारे जो नेक्स्ट 7 के बैचेस है बेटा, वो अपकमिंग मंगलवार से शुरू हो रहे हैं बेटा, ट्यूसडे शुरू हो रहे हैं। यस, देख लीजिए। और अभी अगर किसी को कोई डाउट होगा, कुछ चीजें पूछनी होगी, तो बिल्कुल आपका कोर्स इधर, अब आपकी आवाज इधर पहुंच जाएगी, आपका मैसेज पहुंच जाएगा। आप बिल्कुल नवीन वी मोर पे मैसेज डाल सकते हो बेटा। नवीन वी मोर पे आप मैसेज डाल सकते हो बेटा। हमारे पैनलिस्ट उसके आंसर के लिए है। अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है, आप बिल्कुल पूछिए। यस, सर का शायद क्लियर हो गया है। यस, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, नवीन वी मोर अवेलेबल है बेटा। यस, आप उधर को नवीन चैट, 3 डॉट दिख रहे होंगे, मोर में चैट पे जाके आप नवीन वी मोर पे मैसेज डाल सकते या हो, तो ड्रॉप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, आपके जो भी डाउट्स क्वेरीज रहेंगी रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग एनीथिंग, वी आर हियर फॉर दैट। चलिए, यस,
आपको अगर कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग आर प्रिपरेशन, आप बिल्कुल पूछ सकते हो बेटा। यस, बिल्कुल आप पूछ सकते हो, आपके रिप्लाई बहुत मैटर करेंगे। आपके कोई भी क्वेरीज है? यस, चलिए। यस यस, कोई दिक्कत है बेटा है तक? यस, ठीक है बेटा। चलिए, मुझे लगता है कोई क्वेरीज तो आई नहीं है। यस, माजिद सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज, आ रही है? यस सर। सर, आपका थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज कुछ आ रहा है। आप चाहो तो मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हो सर। मोबाइल से अगर आप ऐसे फॉलो कर रहे हो तो उसमें काफी कम हो जाएगा। हेलो, ठीक है। चलिए बेटा, कुछ किसी को कुछ क्वेरीज है, बिल्कुल आपके डाउट्स के लिए हमारे पैनल्स की टीम बैठी हुई है। आप आपके डाउट्स बिल्कुल भेज सकते हो बेटा। यस, चलिए। यस, आपके जो भी डाउट्स है बेटा, आप बिल्कुल आपके भेज सकते हो डाउट। हेलो हेलो हेलो, चलिए। आपके सर, आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो अंत में सर जी, बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा आ रहा है। यस सर जी। यस सर। सर, यस सर। प्रकाश सर बोलिए। यस सर। हाँ हाँ यस। ये Yes, sir. आपका जो टाइम इसका कोर्स का टाइम पीरियड कैसे रहेगा, कौन से अभी महीने सर से मतलब? कोर्स का टाइम पीरियड, हमारा जो पार्ट ए है कोर्स का, वो अभी 18 मई से लेके 18 जून तक कवर हो जाएगा। उसका जो पार्ट बी है, हमारा 6 आवर सेशन पर वीक का हमारा पैटर्न है। तो वो उसके बाद में 18 जून के बाद में जो नेक्स्ट वीक है, उससे वो सेलेक्टिव बैच जो भी बच्चे सेलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे वो कोर्स चालू होगा सर। यस, ओके ओके। हेलो। और अभी जून जुलाई में जो बच्चों के स्कूल स्टार्ट होंगे तो हाँ उसके सर, हिसाब उनकी से हमें टाइम एडजस्ट टाइमिंग करके आपका दिया, एडजस्ट होगा। यस, टाइमिंग आपका एडजस्ट होगा सर, उसके हिसाब से ओके ही मतलब मॉर्निंग में स्कूल हो Yes, तो sir. इवनिंग में हम एडजस्ट इवनिंग कर में सकते बैचेस हैं। होते हैं, इवनिंग में अगर स्कूल हो तो मॉर्निंग के बैचेस भी अपने अवेलेबल है तो सर। रेगुलर में भी 6 घंटे का ही मतलब शेड्यूल हाँ, होता है रेगुलर क्या? का नहीं, अभी जो पैटर्न है ना सर, अभी अपना 3 घंटे एक महीने रेगुलर पैटर्न है। और हाँ आफ्टर 1 मंथ जो हमारा चलने वाला है सर, वो वीक में 3 डेज का पैटर्न है अपना, 6 आवर्स पर ओके। वीक। क्योंकि सर का ऐसा मानना है, सेल्फ स्टडी को जब तक टाइम देंगे नहीं, तब तक इंप्रूवमेंट होगी नहीं। तो इस ओके बात को देखते हुए पैटर्न वही सबसे डिजाइन किया हुआ है सर, और इसी पैटर्न के थ्रू हमारे अभी तक के रिजल्ट्स आए हैं। यस, ओके। और इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह? फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग सर, अभी कैसा है, बैचेस वाइज चीजें वेरी होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आप हाँ हमारा जो हाँ हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको उसमें डिटेल सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। यस सर। ओके ओके। अभी जो सेमिनार पूरा हुआ है उसके जो अभी कुछ पीडीएफ वगैरह कुछ भेज सकते हैं क्या अभी? यस सर, आप बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी सर। यस सर, बिल्कुल सर। ओके ओके। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। यस सर जी, चल जाएगा। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर, आपको आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ, यस आवाज आ सर। रही सर हाँ, अभी? अभी एकदम क्लियर आवाज है, अभी एकदम क्लियर आवाज है। नहीं, हाँ अभी सर। पीसी बंद कर दिया मैंने। हाँ, नहीं, वही उसी वजह से तकलीफ हो रही थी कि कंटिन्यू में वो आप इतनी अच्छी बातें बोल रहे थे, पर पहुंच ही नहीं पा रही थी सब चीजों तक। हाँ ये तकलीफ थी तो बाकी कुछ नहीं। हाँ, तो डीएफसी को लेकर मैं भाषा के संदर्भ में ये बता रहा था कि हिंदी भाषा में ज्ञान विज्ञान को पढ़ाना ये कुछ साधारण काम नहीं है। तो इतना तकनीकी को लेकर, विज्ञान को लेकर यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बच्चों को पढ़ाना ये पूरा सहजता से डीएफसी की टीम करती है। ये मैं नियमित रूप से देख रहा हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि जब टीम जीत जाती है या हार जाती है तो ये पूरा उसका जो श्रेय होता है ये पूरी तरह से कप्तान को जाता है। अगर टीम जीत जाती है तो भी क्रेडिट कप्तान को मिलता है, और हार जाती है तो उसका ठिकरा भी कप्तान को ही उसका स्वीकार करना पड़ता है। तो मुझे लगता है
कि ये जो डीएफसी का संचालन करने वाले जो काबरा जी सर जो है, जो इनका एक टीम वर्क है, इनकी जो एक कप्तानी है, तो इस कप्तानी का इसमें बड़ा अहम रोल है। ऐसा मुझे लगता है कि इस कारण डीएफसी की जो घोड़दौड़ है वो पूरी तरह से इनके सामने पूरा इनका फ्यूचर ब्राइट है। ये ऐसी मैं भविष्य में इनकी कामना करते हुए आगामी वर्षों में मुझे लगता है कि डीएफसी ये पूरी तरह से एक यूनिवर्सल क्लास रहेगा। ये मेरा विश्वास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर मुझे सानिया के माध्यम से बात करने के लिए जो कहा गया है उसके लिए मैं समस्त डीएफसी टीम को धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को विराम देते हुए नमस्कार, धन्यवाद। यस सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर आपके वैल्यूएबल गाइडेंस के लिए। होप सो आप सभी लोगों को इस गाइडेंस में काफी चीजें मतलब हेल्प हुई होगी। यस, थैंक यू एवरीवन। देखिए बेटा, अभी आपको जो कुछ चीजें हैं, आपको जो भी डाउट्स पूछने हैं बेटा, नवीन वी मोर ओपन है, आप बिल्कुल उस पर डाउट्स पूछ सकते हो अपने। यस, इफ यू हैव एनी डाउट आप हैंड रेज भी कर सकते हो। नवीन सर, प्रकाश सर ने हैंड रेज किया है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। यस सर जी, बोलिए ना। सर जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने, प्रकाश सर। पूछ लिया सर आप, मैंने पूछ लिया नहीं। आपको जो पूछना था, फीस के कोई- स्ट्रक्चर के बारे में पूछा, या कोई दिक्कत वो जो नहीं। पहले डाउट्स थे वो मैंने पूछ लिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, बाकी मैं आपके पर कॉल करके मैं पूछ सकता हूँ। यस सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हाँ, यस, और किसी को कोई डाउट है बेटा, आप बिल्कुल हैंड रेज भी कर सकते हो। ये हमारी न्यू बैचेस है बेटा, जो स्टार्ट होने वाली है। काफी पेरेंट्स भी है, पर बेटा बोलने की आदत लग जाती है, सॉरी फॉर दैट। सभी सर लोगों से, मैम लोगों से मेरी विनंती है कि आप ये कोर्स डिजाइन, हमारा जो कोर्स डिजाइन है बेटा, इसका एक 8 दिन का ट्रायल लेके देखिए। यू विल फील द डिफरेंस कि क्या डीएफसी में नया है और किस चीज के लिए डीएफसी इतनी फेमस है और किस चीज से रिजल्ट आए हैं। ठीक है, ब्राइट फ्यूचर और आपके बीच में सिर्फ एक ही हर्डल है बेटा, आपका यस और नो। अगर आप यस कहते हो तो फ्यूचर आपका ही है। यस, और इसी के साथ अभी फिलहाल कोई डाउट्स तो मुझे लग नहीं रहे। यस, इसी के साथ अपने शब्दों को मैं मतलब अपना जो सेमिनार है यही मैं उस पर एंड करता हूँ। यस, रूपल सर।